हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईवीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारा चला था सेमेस्टर सेकंड की बात करते हैं हम। प्रावस्था साम्य हमारे चल रही थी। आज हम जो पढ़ेंगे CO2 तंत्र के बारे में बात करने वाले। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो तंत्र स्टार्ट किया था वो हमने बर्फ या जल तंत्र के बारे में बात की थी। H2O तंत्र भी कहते हैं उसको। आज हम जो बात करने वाले हम बात करेंगे CO2 तंत्र के बारे में बात करें। बिंदु वही रहने वाले हैं इसके। हम पहले बात करेंगे इसके क्षेत्रों की, फिर हम बात करेंगे वक्र की, फिर हम बात करने वाले हैं इसके त्रिक बिंदु के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए पहले इनकी बात करते हैं हम, मेरी बात करते हैं इनकी, हम क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? क्षेत्र की। क्षेत्र कौन कौन से हैं और कौन सा क्षेत्र किस प्रावस्था को डिनोट कर रहा है या प्रदर्शित कर रहा है। देखते हैं। अगर हमें क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र आपको दिख रहा था ABC। कौन सा दिख जाता है? ABC। ये है जो ABC है ना, वो किसको प्रदर्शित कर रहा है? ठोस को। दूसरा देख लीजिए APD, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? गैस को। तीसरा और अंतिम देख लीजिए CBD, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? द्रव को प्रदर्शित कर रहा है। सेम चीजें रहने वाली है जो सभी इनकी बात करोगे आप क्षेत्रों की, इनमें सिर्फ आपको केवल एक ही प्रावस्था देखने को मिल जाती है, ठोस, गैस या द्रव। अर्थात इसमें P की वैल्यू कहीं पर भी आपको A दिखने मिल जाती है, जिससे हम स्वतंत्रता कोटि वैल्यू हम 2 याद कर लेते हैं, वापस ड्यूचर होता है। सिमिलर चीजें होने वाली जैसे हमने जल तंत्र के अंदर पढ़ा था। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर वक्रों की। वक्र कौन कौन से इसके अंतर्गत? वक्र देख लीजिए, यहाँ पर आपको AB वाला दिख जाएगा। AB वक्र दिख रहा है यहाँ पर आपको, एक यहाँ पर दिख रहा है BD वक्र दिख जाएगा, और यहाँ पर एक वक्र दिख जाएगा आपका BC। सेम चीजें होने वाली, कुछ खास नहीं। अगर आपने जल तंत्र को अच्छे से पढ़ा तो यहाँ पर आपको समस्या नहीं आने वाली। अगर BD की बात कर लीजिए, BD यह किन प्रावस्था साम्य को बता रहा है, किन को पृथक कर रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। BD की बात करोगे तो द्रव और गैस के साम्य को बता रहा है, इनको प्रावस्था को पृथक करने का प्रयास कर रहा है। अगर हम BC की बात कर लेंगे तो BC की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 देखने को मिल जाती है। BC ये वाला रहा, ठीक है, ये वाला रहा BC के बारे में, तो देखने को मिल जाती है आपको द्रव्य ठोस। BC की बात करोगे तो द्रव्य ठोस, ठीक है, सेम चीजें होने वाली है। और अगर हम बात करेंगे AB के लिए बात करोगे ठोस व गैस, किसको पृथक कर रहा है? ठोस व गैस को। ठीक है, प्रत्येक अंदर प्रावस्था कितनी आपको 2 दिखने मिल जाती है, अर्थात स्वतंत्रता कोटि क्या हो जाती है यहाँ पर, या 1 हो जाती है। ठीक है, अगर फेज की वैल्यू को ये बात करोगे 2 है, फॉर्मूला लगा दीजिए और हमें मिल जाएगी। ठीक है, अब हम बात करें इसके त्रिक बिंदु की। किसकी बात करेंगे? त्रिक बिंदु की बात करने वाले। त्रिक बिंदु B है। त्रिक बिंदु हमने परिभाषित कर लिया है कि वह होता है जिसमें तीनों प्रावस्थाएं साम्य के अंदर होती है। इसमें कौन सा दाब है हमारा देख लीजिए, 5.2 एटमोस्फेयर, और टेम्परेचर है -57 डिग्री सेल्सियस है। परंतु यहाँ पर अगर हम बात करोगे त्रिक बिंदु व जल तंत्र की बात करते हैं, H2O तंत्र की जब मैं तुलना करूं, वहां पर आपने देखा था जो दाब था ना, दाब वो 1 एटमोस्फेयर से भी कम था। और हमें क्या हो रहा था जब मैं बात करता ठोस, ठीक है, जब क्या होगा? कम था दाब वहां पर, परंतु यहाँ पे क्या है? 1 एटमोस्फेयर से अधिक है। यहाँ पर क्या है? 1 वायुमंडलीय, ये दाब से भी अधिक है। इसका अर्थ क्या हो रहा था? इसका अर्थ था कि जो जल है किस में चेंज हो रहा है? बर्फ के अंदर, या जल बर्फ में, या जो लिक्विड है ना, या जो द्रव है वो सॉलिड अर्थात ठोस के अंदर परिवर्तन होना चाहिए। परंतु वो 1 वायुमंडल ताप पर भी क्या होता है? तो किस में नहीं चेंज होता है? वो द्रव ठोस के अंदर परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर अगर 5 एटमोस्फेयर अगर दाब को देखते हैं, CO2 वक्र के अंदर हम क्या देखते हैं? 5 एटमोस्फेयर को क्या देखते हैं? हम दाब को देखते हैं।
जब 5 एटमॉस्फेयर दाब से अगर यहाँ पर अधिक दाब लिया जाए, ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये वाली अवस्था में किसको बता रही है, द्रव को बता रही है। अगर आप इससे अधिक हम क्या ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, दाब ले लेते हैं, जो ठोस है ना, ठोस वो किसके अंदर नहीं परिवर्तन होता है, वो द्रव के अंदर परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। जब आप 5 एटमॉस्फेयर से अधिक दाब ले लेते हैं, जो ठोस होता है CO2, जो ठोस है वो किसके अंदर नहीं होता, CO2 लिक्विड के अंदर परिवर्तन नहीं होता है जब हम 5 एटमॉस्फेयर से अधिक दाब की बात करते हैं। तो जब ठोस अवस्था नहीं है तो एक जो साम्य होना चाहिए वो साम्य समाप्त हो जाता है। तो केवल साम्य में किनके बीच मिल जाता देखने मिलता है, गैस व ठोस के मध्य, ठीक है। अगर हम बात करेंगे ठोस व किसके मध्य देखने मिल जाता है, गैस के बीच हमें केवल साम्य देखने को मिलता है, ठीक है। CO2 गैस व CO2 ठोस के मध्य में साम्य के अंदर देखने को मिलता है। जब 5 एटमॉस्फेयर से अधिक दाब होता है, जो CO2 जो ठोस होती है वो किसमें परिवर्तन हो जाती है, CO2 गैस के अंतर्गत। कब, 5 एटमॉस्फेयर दाब की। अब हम देखिए इसमें एक टेम्परेचर आपको दिखाई देगा -78 जब जो CO2 गैस है ना उसको किस पर, -78 पे जब इसको क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो ये किसमें गैस द्रव में चेंज ना होकर किसमें चेंज हो जाती है, ठोस के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ, जिसको हम क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। वो पहले लिक्विड में नहीं चेंज होगी, वो किस में चेंज हो जाती है, सीधी बर्फ के अंदर चेंज हो जाती है। देखिए इस प्रकार से हमारी क्या थी, ये CO2 तंत्र। इसके बारे हम इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं, बात करेंगे हमारे जो तीसरा तंत्र है इसका, जो एक घटक प्रावस्था की बात करेंगे। और उसके बाद जो हमारे पास है वो हमारे पास है गंधक तंत्र। इसके बारे में बात करेंगे, गंधक तंत्र के बारे में बात करने वाले। तो एक बार इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम गंधक तंत्र के बारे में बात करेंगे। अब देखिए हम जो बात करने वाले हैं, बात करेंगे गंधक तंत्र, या इसको हम बोलते हैं सल्फर तंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखिए जब हम बात करते हैं ना सल्फर तंत्र की या गंधक तंत्र की, H2 व CO2 का जैसे हमने तंत्र के क्या थी, 3 प्रावस्था आपको दिखने मिल रही थी, परंतु इसमें ठोस की जो अपरूपता है, क्या होती है, अपरूपता, उसके कारण इसकी हमें कितनी प्रावस्था देखने मिल जाती है, 4 प्रावस्था देखने को मिल जाती है। प्रावस्था वैसे होती है ठोस, द्रव व गैस होती है, परंतु जो ठोस होता है ना उसकी क्या होती है, 2 प्रावस्था आपको देखने को मिल जाती है अलग अलग। विषम लंबाक्ष व एकतांश 2 प्रावस्था में विभाजित हो जाता है ठोस। जब ठोस को हम क्या करते हैं, जब गर्म करते हैं, तब विषम लंबाक्ष को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसको हम एकतांश विषम लंबाक्ष के रूप में इसको बदल सकते हैं, ठीक है। लिख लेते इस बात को, सल्फर की अपरूपता के कारण इसकी 4 प्रावस्था होती है, ठीक है। जैसे ठोस, द्रव व गैस तो है ही। ठोस आगे 2 भागों में और विभाजित हो जाता है इस रूप में, विषम लंबाक्ष एकतांश, ठीक है, विषम लंबाक्ष और एकतांश के रूप में। इसको हम बोलते हैं रोम्बिक, कह सकते हो अंग्रेजी में इसको रोम्बिक, इसलिए इसको सल्फर M रोम्बिक SR, उसको मोनोमोलिक कहते हैं, एकतांश को तो SM। लिक्विड द्रव को हम इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं, इसके लिए इसको SL। और गैस किस में बनती है, वाष्प, तो इसको बोलते हैं वेस्पर V। अब देखिए जब हम बात करते हैं ना किसी भी अवस्था की, जब घटक एक हो
तो उसकी ना चार प्रावस्था कभी नहीं हो सकती। जब हम स्वतंत्रता कोटि की बात करते हैं, न्यूनतम स्थिति में भी बात करें, 0 होती है स्वतंत्रता, उस समय भी क्या होती है, प्रावस्था क्या होती है, अधिकतम 3 हो सकती है। इससे क्या तात्पर्य मिलता है, कभी भी इसकी जो चारों प्रावस्थाएं होती है ना, वो साम्य के अंदर कभी भी नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती, चारों प्रावस्थाएं कभी भी साम्य के अंतर्गत ये नहीं हो सकती। जैसे इसको देख लेते हैं, जैसे हमारे पास आता है Cp+2, अगर मैं मिनिमम भी रखूँ F की कोटि 0, तो घटक तो पता आपको 1 होने वाला है P। इसको जब आप हल करते हैं तो हमारे पास आता है 3, और P की वैल्यू अधिकतम कितनी आती है, 3 ही आ सकती है, कभी भी 4 नहीं आती है। तो सल्फर में कभी भी चारों प्रावस्थाएं साम्य में नहीं हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करने वाले इसके क्षेत्रों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इसके क्षेत्रों की बात करते हैं। देखिए क्षेत्र कौन कौन से है इसके। पहला क्षेत्र आपको दिखाई देगा यहाँ पर, वो है आपके पास AOCD। अगर मैं क्षेत्र की बात करूं, क्षेत्र की बात कर लेते हैं। पहला क्षेत्र में दिखाई देता है AOCOD। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, SR ठोस को। SR अर्थात विषम लंबाक्ष ठोस को व्यक्त कर रहा है। तो SR ठोस लिख लेता हूं एक बार के लिए। दूसरा क्षेत्र देखते हैं। दूसरा क्षेत्र देखिए, यहां पर आपको दिखाई देगा COB। कौन सा है, COB। ये आपको दिखा देगा एकतांश ठोस। अगले अगर क्षेत्र की बात करूं, वो आपको है हमारे पास AOBE। ये रहा AOBE। ये क्या है हमारे पास, वाष्प। इसके अलावा हमारे पास एक और है क्षेत्र, वो है हमारे पास DCBE। ये वाला जो हमारे पास क्या है, द्रव है। ठीक है, DCBE ये हमारे पास क्या है, द्रव है। ठीक है, हमारे पास क्या है, क्षेत्र है टोटल। अब हम कुछ बात करने वाले हैं कि वक्रों के बारे में चर्चा करेंगे। किसकी बात करेंगे, वक्र की चर्चा। जब हम वक्र की चर्चा करते हैं तो इसमें 6 आपको क्या दिखते हैं, स्थायी साम्य वक्र। 3 दिख जाते हैं आपको मित स्थायी साम्य वक्र। 3 दिख जाएंगे इसके अंदर आपको त्रिक बिंदु। पहले हम बात कर लेता हूं, मैं 6 स्थायी साम्य वक्रों की बात कर लेता हूं। पहले हम देखते AO। AO वक्र के देखते हैं। AO वक्र देखो, यह तो हमारे पास है ठोस, ये हमारे पास क्या, वाष्प। तो ये किसके रूप में साम्य, SR। वे अगर ठोस यहां पर वाष्प है, SV। ये ठोस के विषम लंबाक्ष और सल्फर के जो वाष्प है ना, उनके मध्य के साम्य को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है हमारे पास SR का ऊर्ध्वपातन वक्र। ठीक है, SR का क्या है, ये ऊर्ध्वपातन वक्र। आपको जो टेम्परेचर दिख रहा है ना यहाँ पर, ये 90.5 AO यहाँ पर सबसे अधिक स्थायी है। यहाँ पर क्या है ये,
95.6 पर ये क्या है, अधिक स्थायी। यहाँ पे ये क्या है, अधिक स्थायी है। ओके, अगले हम बात करते हैं OB। OB की बात कर लेते हैं, BO की बात कर लेते हैं, एक ही बात। ऊपर देखिए हमारे पास क्या है, SM ठोस, और नीचे हमारे पास है वाष्प। नीचे हमारे पास क्या है, वाष्प है। ये क्या कर रहा है, SM ठोस और जो SM वाष्प है ना हमारे पास, वाष्प है, उनके मध्य साम्य को प्रदर्शित कर रहा है, उनको साम्य अवस्था को उनको पृथक करता है। कौन, BO। ये BO का क्या है, ऊर्ध्वापातन वक्र है। ऊर्ध्वापातन क्या है, वक्र। यहाँ पर एक चीज देखिए आप, 95.6 था ना, उससे पहले पहले तो वो क्या था, सारा SR ठोस था। परंतु जब ये टेम्परेचर इसके बाद आया है ना, तो किस में चेंज हो गए, एक्तांश के में चेंज हो गए। तो एक बात और लिख लीजिएगा, 95.6 के बाद टेम्परेचर है, उसके बाद यहाँ पर सारा टेम्परेचर है, इधर प्रेशर है, ठीक है। के बाद तो विषम लंबाक्स है, किसमें चेंज हो जाता है, एक्तांश में परिवर्तित। अर्थात जो SR है किसमें चेंज हो जाता है, SM। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास अगला वक्र BE। जो हमारा अगला वक्र कौन सा है, BE वक्र की बात करते हैं। जब हम BE वक्र की देखते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहे वाष्प, यहाँ पर क्या है, द्रव, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है द्रव, SL से लिखते हैं, यहाँ पर नीचे वाष्प के बीच के साम्य को कौन बता रहा है, BE वक्र। जो BE वक्र है इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं वाष्प दाब वक्र। क्या बोलते हैं इसको, वाष्प दाब वक्र। क्या कहते हैं इसको, वाष्प दाब वक्र कहते हैं। ये क्या बताता है, ये वक्र बताता है द्रव का क्या हो रहा है, वाष्पीकरण। क्या दर्शाता है, द्रव के वाष्पीकरण को दर्शाता है। सल्फर जो गंधक है उसके वाष्पीकरण को कौन सा वक्र दर्शाता है, वाष्प दाब वक्र दर्शाता है। ये हमारे समाप्त हो चुका है। अगले की हम यहाँ से बात करते हैं OC की। किसकी बात करते हैं, OC वक्र की। जब हम OC वक्र की जब बात करते हैं, इसको बोलते हैं संक्रमण वक्र। किस प्रकार से, ये दो अपरूप है, तो SR और जो SM है, तो उसके दो जो क्या बोलते हैं उसको, तो अपरूप है, तो भाग है अलग, उनके बीच के साम्य को प्रदर्शित करता है। कौन सा, SR वक्र। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, संक्रमण वक्र भी कहते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, संक्रमण वक्र। ठीक है, इसके अंतर्गत हम बात करते हैं, हमारे पास एक बिंदु भी आता है, संक्रमण बिंदु आता है, जिसमें क्या होता है, जो हमारे पास जो SR है, विषम लंबाक्स है, वह एक्तांश के अंदर क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, परिवर्तन। संक्रमण बिंदु की बात की थी, एक हमारे पास हमने टेम्परेचर लिया था, ये रहा 90.6, ये रहा। और मैंने कहा था यहाँ पर विषम लंबाक्स किस में चेंज होता है, एक्तांश में चेंज होता है। यही हमारे पास क्या कहलाता है, संक्रमण बिंदु। ये मेरे पास क्या कहलाता है, 95.6 क्या कहलाता है, मेरे पास संक्रमण बिंदु कहलाता है, जिसके अंदर क्या होता है, विषम लंबाक्स एक्तांश के अंदर परिवर्तन हो जाता है। आगे अगर हम और बात करें, जो OC हमारे पास जो वक्र है ना, वो क्या था, संक्रमण ताप पर। संक्रमण ताप ये ना,
ताप प्रक्रिया दर्शाता है दाब के प्रभाव को दर्शाता है। किसके प्रभाव दर्शाता है? दाब के प्रभाव को दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। अब जब क्या होता है कि जब मैं बात करूं विषम लंबांक से वो किसमें परिवर्तित होता है? एकतांश में परिवर्तन होता है, तो उसके होते हैं आयतन में वृद्धि होती है। ठीक है, आयतन में वृद्धि के साथ वो क्या होता है? विषम लंबांक में एकतांश के अंदर परिवर्तन होता है। ठीक है, लिख लेते हैं। जो विषम लंबांक आयतन वृद्धि साथ क्या होता है? एकतांश में परिवर्तित। जब मैं बात करता हूं ना दाब का भी प्रभाव पड़ रहा है, तो वहां पर ताप का भी प्रभाव पड़ता है। दाब के प्रभाव के साथ क्या पड़ता है? ताप का भी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जो ओसी का झुकाव है, ओसी का जो झुकाव है हमारे दाएं हाथ की ओर हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या पड़ता है? दाब के साथ ताप का प्रभाव, जिससे क्या होता है? जिससे जो ओसी वक्र है ना वो हमारे दाएं और दाएं हाथ की ओर क्या होता है? उसका झुकाव क्या होता है? दाएं हाथ की ओर क्या होता है? उसका झुकाव आपको दिखाई देता है या प्रदर्शित होता है। अब देखिए हम आगे बात करने वाले हैं। हमारे पास दो वक्र और रहते हैं। दो वक्रों की अगर हम बात करें, हमने जो वक्र की बात कर ली है, ओसी वक्र की बात कर ली है। अब हम जो बात करने वाले हैं वक्र की बात करेंगे सीडी वक्र की। किसकी बात करते हैं? सीडी वक्र की बात करते हैं। जब मैं सीडी वक्र की बात करता हूं, ये रहा हमारे पास सीडी वक्र। ये क्या दर्शाता है? जो हमारे पास एस आर गंधक का विषम लंबांक, जो सल्फर का रोम्बिक जो रूप है उसके और जो वाष्प है ना उनके बीच के साम्य को प्रदर्शित करता है। अर्थात कह सकते हूं यह क्या दर्शाता है? विषम लंबांक के गलन को प्रदर्शित करता है या गलनांक को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगर मैं अगले वक्र की ओर बात करता हूं, हमारे पास बचता है अंतिम बीसी वक्र बचता है। सिमिलर सा होगा, कुछ खास नहीं होगा। एसएम ठोस व द्रव के बीच, द्रव के बीच साम्य को ये प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? क्या वो पता चल गया होगा? जो एकतांश है और उसकी जो गंधक की जो द्रव अवस्था है उसके बीच साम्य को प्रदर्शित कर रहा है। और यहां पर हमें क्या दिख जाता है? एकतांश का गलनांक, एकतांश का गलन वक्र है, एकतांश गलन हमें पता चलता है। अब देखिए यहां पर विषम लंबांक और एकतांश दोनों के गलन वक्र हमें प्राप्त हुए। क्या होते हैं? एकतांश और विषम लंबांक दोनों के हमें गलन वक्र प्राप्त हुए। परंतु जब हम बात करते हैं ना, टेम्परेचर लेते हैं, देखिए यहां पर 150 डिग्री सेल्सियस और दाब लेते हैं 1290 एटमॉस्फेयर, तब क्या होता है? बहुत उच्च दाब पर, अधिक उच्च दाब पर क्या होता है? विषम लंबांक का हमें गलन प्राप्त होता है। और जबकि सामान्य परिस्थितियों में हमें क्या होता है? जो एकतांश है उसका गलन प्राप्त हो जाता है। मैं बात करता हूं विषम लंबांक की। विषम लंबांक के एसआर का जो गलन है वो हमें क्या होता है? उच्च दाब पर प्राप्त होता है। जबकि एसएम का है ना जो गलन है वो हमें कब प्राप्त हो जाता है? सामान्य दाब की परिस्थितियों में, तो इसीलिए हमें किसका गलनांक ज्यादा देखने को मिल जाता है? एकतांश का। किसका? एकतांश का। अभी हम पढ़ने वाले हैं टाई लाइन के बारे में। दो टाई लाइन आपको दिख जाती है। टाई लाइन क्या है क्या नहीं है देखते हैं। टाई लाइन PQRS के बारे में पढ़ेंगे।
अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि बिंदु P आपको दिखेगा जो क्या स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर है। ये देखिए दाब इसका स्थिर है और टेम्परेचर बढ़ रहा है और ताप को क्या कर रहा हूं परिवर्तित है। क्या क्या देखने को मिलता है वो देखते हैं। पहले हमारे थे कि बिंदु P की अगर बात करोगे ना, अगर ताप नहीं बढ़ा है, ताप बढ़ा है, कुछ टेम्परेचर कुछ भी मान लीजिए, इसका जो SR है ना, SR, यहां से अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं पहले किस में बदल जाता है, ये चेंज हो जाता है हमारे पास द्रव के अंदर। फिर और अधिक ताप बताइए कहां पर, बिंदु Q बिंदु पर। फिर जब ये R पर अगर बात करोगे ना, R पर ये चेंज किस में हो जाता है, सॉरी एक्टास के अंदर चेंज होगा पहले, ये एक्टास के अंदर, फिर ये क्या हो जाएगा द्रव के अंदर चेंज हो जाता है बिंदु R पर। ठीक है, पहले ये चेंज होता है एक्टास के अंदर जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, फिर ये चेंज किस में होगा, द्रव के अंदर चेंज होगा। गंधक लिख सकते हैं, ठीक है, या इसको सल्फर लिख, ठीक है। और ये सल्फर, फिर ये विषम लंबाक्स, विषम लंबाक्स अगर हम बात करें टाई लाइन की बात करते हैं, टेम्परेचर जब बढ़ाते हो स्थिर दाब पर, पहले वो एक्टास के अंदर चेंज होगा, फिर वो द्रव के अंदर चेंज होता है, जो हमारे टाई लाइन के द्वारा प्रदर्शित होता है। अगला हम देखते हैं टाई लाइन हमारे पास LMN के देखते हैं। अब ये क्या है हमारे पास, जो उच्च दाब लिया है ना, उच्च दाब के भी उच्च दाब की बात करते हैं। उच्च दाब जो कहां पर है, C पर, दाब उच्च दाब के भी उच्च दाब परिसर की बात करेंगे। कैसे देखते हैं, अब देखिए हमारे बिंदु L है जो हमारे पास किसके अंदर है, SR विषम लंबाक्स के अंदर है। टेम्परेचर को इंक्रीज कीजिए, जब टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो सीधे क्या किसमें चेंज होता है, जो M बिंदु आपको दिखाई देगा सीधे किसमें चेंज होगा, लिक्विड के अंदर। तो यहाँ पर हमें एक्तांश की स्थिति नहीं प्राप्त होती है, एक्तांश की स्थिति प्राप्त नहीं होती है। क्या प्राप्त नहीं होती है, यहाँ पर हमें एक्तांश वाली स्थिति प्राप्त। हम जो बात करने वाले हैं, बात करेंगे मित स्थायी वक्रों के बारे में बात करने वाले। किसके बारे में, मित स्थायी वक्रों के बारे में बात करने वाले। देखिए पहले अगर हम मित स्थायी वक्र की बात करते हैं, हम बात करते हैं O डैश की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, O डैश की, ठीक है। अब देखिए हमने इसके अनुसार हमने एक और देखा था कि जो 95.6 पर अगर हम देखें, ये क्या था हमारे पास, संक्रमण बिंदु था, जिसके अंदर क्या था, विषम लंबाक्स एक्तांश के अंदर परिवर्तन हो रहा था। परंतु जब विषम लंबाक्स एक्तांश के अंदर परिवर्तन होता नहीं, प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। जब विषम लंबाक्स और एक्तांश के अंदर परिवर्तन होता है तो बहुत धीमी प्रक्रिया होती है। तो अगर हम थोड़ा भी ताप बढ़ाएं तो हमें एक ऐसी स्थिति देखने को मिल जाती है, थोड़ा भी तेजी से ताप बढ़ाएं हमें ऐसी स्थिति देखने को मिलती है जिसके अंदर हमें क्या होता है, जो संक्रमण अगर हम बात करें SR विषम लंबाक्स के मध्य में क्या देखने को मिल जाता है, साम्य देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं कि हम क्या करते हैं, जब इस स्थिति के अंदर क्या होता है, विषम लंबाक्स से जब हम क्या बदलते हैं, एक्तांश में, प्रक्रिया क्या होती है, धीमी। ये प्रक्रिया हमारी क्या होती है, धीमी प्रक्रिया होती है। ठीक है, जिसमें हम थोड़ा भी ताप बढ़ाएं तो हमें क्या होती है, मित स्थायी साम्य देखने को मिल जाता है। क्या देखने को मिल जाता है, मित स्थायी साम्य, जिसको क्या बोलते हैं हम, O डैश के द्वारा। कैसे साम्य होता है, जो ये हमारे पास SR है, इसमें होता है SM के अंदर। ठीक है,
बात करने वाले हैं, बात करेंगे एक और मिस तय वक्र की। देखिए यहाँ पर देखिए बी ई, देखिए हम धीरे धीरे क्या करें, टेम्परेचर को कम कर रहे हैं। बी ई में देखिए बी ई वक्र को हम धीरे धीरे क्या है, ताप को कम कर रहे हैं अर्थात ठंडा कर रहे हैं। और लगभग 120 डिग्री पर क्या है यहाँ पर इसका जो देखोगे ना, किसका जो विषम एकतांश है ना, एकतांश का ये गलनांक बिंदु है, गलनांक बिंदु है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि बी बिंदु पर ना, जो बी है ना बी, उस पर ये क्या चेंज होना चाहिए, जो सल्फर जो द्रव है ना HCl2 द्रव है वो किसमें चेंज होना चाहिए, गंधक एकतांश के अंदर परिवर्तन होना चाहिए। परंतु ये प्रक्रिया भी क्या होती है, धीमी होती है। तो हमें ना ये प्रक्रिया बिंदु ए रूप में मिल जाती है। ए जो बिंदु है ना उसके अंदर ही हमें क्या हो जाता है, जो एकतांश है, जो द्रव है ना द्रव, वो किस में परिवर्तन होता दिखता आपको, एकतांश के अंदर परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। और हमें एक वक्र दिखाई देता है हमारे पास A' जो क्या है, मित स्थायी वक्र देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्या देखने मिल जाता है, मित स्थायी वक्र देखने को मिल जाता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे, इसी प्रकार से A' भी क्या है, विषम लंबाक्ष की बात कर लीजिए। उसके लिए क्या है, जो C बिंदु है ना, C बिंदु, इसके लिए क्या है, जो हम विषम लंबाक्ष में परिवर्तन का बिंदु है। ठीक है, इसका गलनांक पॉइंट है बिंदु C। ठीक है, टेम्परेचर की बात करोगे तो 120, और इसकी टेम्परेचर के बिंदु C के लिए भी बात करोगे तो 120 डिग्री से टेम्परेचर आपको दिखाई देता है। तो ये क्या है, एक मित स्थायी क्या है, वक्र। ठीक है, जब आप ठंडा करते हो, टेम्परेचर कम करते हो, जो द्रव होता है वो क्रमानुसार एकतांश और विषम लंबाक्ष के अंदर परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब हम जो बात करने वाले बात करेंगे, अंतिम बिंदु रहेगा हमारे पास त्रिक बिंदु। इसकी बात करेंगे हम, त्रिक बिंदु की बात करें। उससे पहले इन सभी वक्रों की अगर बात करोगे, प्रावस्था इनकी होती है 2। कितनी होती है, प्रावस्था इनकी 2 होती है, फेज 2 होते हैं। और पहले जो वक्र हमने पढ़े थे, उनकी प्रावस्था कितनी थी, 1 थी। जब प्रावस्था 2 होती है तो उसके लिए स्वतंत्रता कोटि 1, जबकि 1 होती है प्रावस्था, उसके लिए स्वतंत्रता कोटि 2 होती है। अर्थात ये एक चर पर निर्भर करते हैं, एक को आप स्थिर कर दोगे स्वतः दूसरा ज्ञात हो जाएगा। ये द्वैत चर होते हैं, ये ताप में दाब दोनों पर निर्भर करते हैं। त्रिक बिंदु की अगर बात करेंगे, पहला हमारे पास त्रिक बिंदु आता है O की अगर त्रिक बिंदु की बात करते हैं तो किन किन के बीच साम्य को प्रदर्शित करता है, ये प्रदर्शित करता है SR, वाष्प और SM। ये त्रिक बिंदु है जो हमारे पास SR जो हमारे विषम लंबाक्ष है, ठोस, एकतांश और वाष्प विस्पर के मध्य त्रिक बिंदु है। ठीक है, तीनों के मध्य साम्य को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, त्रिक बिंदु होता है जब तीनों प्रावस्थाएं साम्य को प्रदर्शित करें और वहां पर स्वतंत्रता कोटि क्या आती है, 0 होती है। अगला हमारे पास देखते हैं बिंदु B, देखते हैं बी भी क्या है, हमारे पास त्रिक बिंदु है यहाँ पर, जो किस किस के साम्य को प्रदर्शित कर रहा होता है, ठोस, द्रव और वाष्प। ठोस कौन सा, एकतांश वाला, और वाष्प इस पर, और लिक्विड HCl के। अगले हम अगर बात करें त्रिक बिंदु, वो हमें दिखा देता है C पर। कहाँ पर, C पर। C भी त्रिक बिंदु है, जो विषम लंबाक्ष SR, ये हमारे पास रहा SM एकतांश और लिक्विड HCl के मध्य को साम्य को प्रदर्शित कर रहा होता है। ठीक है, इसमें एक और मित स्थायी साम्य त्रिक बिंदु भी है। ये क्या, मित स्थायी त्रिक बिंदु। ठीक है, मित स्थायी त्रिक बिंदु भी है, ये रहा, जो किसके बीच साम्य को प्रदर्शित कर रहा होता है, ये कर रहा होता है हमारे पास वाष्प को। ये जो वाष्प के साथ प्रदर्शित कराएगा वाष्प को, ये हमारे पास है हमारे विषम लंबाक्ष को और SR को।
एस आर को और विषम लंबांश को। ले भाई ओ की समान ही है, देखिए आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आएगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स रहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।